नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक प्रेसिपिटेशन, वर्षण होगा। वर्षण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वर्षण क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके लिए क्या कंडीशन है, कितने टाइप का होता है। फिर हम लोग रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस सारी बातों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है, वर्षण क्या है। हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर जो जलवाष्प पाया जाता है वह जो है लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में वहाँ से सरफेस पे गिरना ही एक सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन वर्षण है। अर्थात तरल अवस्था या ठोस अवस्था में जलवाष्प का परिवर्तित रूप जो पृथ्वी पर गिरता है उसे हम वर्षण कहते हैं। अब इसके लिए कुछ निम्न कंडीशन का होना या फॉलोइंग कंडीशंस होना ज़रूरी है। और क्या क्या वो कंडीशन की ज़रूरत है हमें। एक एवोपरेशन होना चाहिए, वाष्पीकरण का होना, और इंक्रीजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो जब तक 100% नहीं होगी कंडेंसेशन नहीं होगा, और जब तक कंडेंसेशन नहीं होगा तो तब तक जो है बादल नहीं बनेंगे। जब बादल नहीं बनेगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसका अधिक होना जरूरी है। और एयर का मूवमेंट होना चाहिए, जो एयर है उसमें गति होनी चाहिए, स्टेबल नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं हो। और एयर का अपलिफ्टमेंट होकर कूल होना, ठंडा होना आवश्यक है। और कंडेंसेशन जब कूल होगी एयर तब फिर कंडेंसेशन का होना जरूरी है। तो ये कुछ जो है मतलब फॉलोइंग कंडीशंस हैं, निम्नलिखित दशाएं हैं जो प्रेसिपिटेशन के लिए ज़रूरत है। इनके होने पर ही प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षण होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर या सरफेस पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है वो बहुत तरह से है, लेकिन जो मेजर है वो 4 हैं। 4 प्रेसिपिटेशन मेन हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो स्नोफॉल और फ्लीट, हेलफॉल और रेनफॉल, ये मेन जो है प्रेसिपिटेशन है। कि जैसे स्नोफॉल की बात करते हैं कि जब रेनफॉल हो रही है, वर्षा हो रही है, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जो जल की बूंदें हैं वो पहले ही जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन के बाद जो है स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और आसमान से नीचे गिरना लगता है, तो उसे बोलते हैं स्नोफॉल। जिस तरह से अगर आप विंटर सीजन में आप किसी हिल स्टेशन की तरफ गए होंगे, जम्मू कश्मीर वगैरह या हिमाचल की तरफ, तो इस तरह से आपको स्नोफॉल देखने को मिला होगा। उसके बाद जो है फ्लीट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लीट क्या होता है कि स्नोफॉल और रेनफॉल का मिश्रित रूप होता है जिसे हम फ्लीट बोलते हैं। आप इसमें देखोगे कि जो आइस होती है पूरी तरह से वो आइस फॉर्म में नहीं होती, बल्कि दोनों का कुछ वाटर जो है और कुछ जो है आइस का मिक्स रूप होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आप फ्रीजर में पानी रखने के थोड़ी देर के बाद जो स्थिति होती है वो मिक्स होती है, ना तो वो पानी रह जाता है ना तो आइस रह जाती है। तो वैसी स्थिति इसकी भी होती है। अब इसके बाद जो है ओला क्या होता है कि जब हिमपात मतलब जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल के साथ साथ जब कठोर या ठोस या सॉलिड जो है फॉर्म में आइस जो है बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में आसमान से नीचे गिरने लगती है तो हम उसे बोलते हैं ओला बोलते हैं। और रेनफॉल क्या है कि जो कंडेंसेशन के बाद जो है वाटर के रूप में वाष्पीकरण का नीचे गिरना रेनफॉल कहलाता है, या आप उसे बोलेंगे जल वृष्टि। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें बता रखा है। कंडेंसेशन जब हिमांक जो है से नीचे अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होगा तो उससे हम हिमवृष्टि बोलेंगे। और ये जो मिश्रित रूप जो है फ्लीट क्या होता है कि मिक्स रूप होता है किसका, रेनफॉल एंड स्नोफॉल का। और क्या होता है कि जब जो है ये थंडर स्टॉर्म के बादल जो होते हैं, कपासी वर्षा जो मेघ होते हैं, उस तरह से उनमें ये ज़्यादा कंडीशन होती है। और ये गोलियों के आकार कठोर हो जाते हैं, आइस का कठोर होना, और ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेल रेन्स। ठीक, तो ओलावृष्टि। फिर उसके बाद जो है जब किसी से कारण बस जो है वायु जो है मॉइस्चर से युक्त वायु जब कंडेंसेशन होकर वो वाटर फॉर्म में संघनित होती है तो उसे हम बोलते हैं रेनफॉल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेनफॉल के लिए कुछ जो है कंडीशन, वर्षा के लिए कुछ कंडीशन का होना ज़रूरी है।
पहली कंडीशन तो ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी एयर हो उस एयर में सफिशिएंट जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एयर वार्म होनी चाहिए, उसमें सफिशिएंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और एयर का अपलिफ्टमेंट होना कंपलसरी है। दूसरा है वो गर्म हो ठंडी होकर ऊपर उठे और ऊंचाई पे जाकर धीरे धीरे ठंडी हो, क्योंकि कोई भी एयर तभी सैचुरेट होगी जब उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जितनी उसकी कैपेसिटी है 100% हो जाएगी, तभी एयर सैचुरेट होगी। जब सैचुरेट हो जाएगी तो फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड बनेगा, क्लाउड के बाद रेनफॉल होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें वर्षा की अगर हम बात करते हैं, मेजर जो है मुख्य रूप से वर्षा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थात क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवाहनीय वर्षा, उसके बाद जो है आपका साइक्लोनिक या फ्रंटल वर्षा कहते हैं, और इसके बाद जो है आप ओरोग्राफी रेनफॉल की बात करेंगे। तो ये सारे एक एक रेनफॉल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है। तो कन्वेक्शनल अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये धरातल है, धरातल पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ की एयर जो है वार्म है, गर्म होके एक कन्वेक्शनल करंट के रूप पे ऊपर उठ रही है, इसके साथ मॉइस्चर है। जैसे जैसे एयर ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ये एयर ऊपर जा रही है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लग रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लग रही है। और जैसे जैसे और ऊंचाई पे जाती है टेम्परेचर तेज़ी से डिक्रीज होने लगता है, गिरने लगता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बढ़ने लगता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 100% हो जाती है तो एयर इसमें क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने के बाद वो ठंडी होकर कंडेंसेशन प्रारंभ कर देती है। कंडेंसेशन के बाद जो है क्लाउड बनते हैं और यहाँ पर जो क्लाउड बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे और हैवी रेनफॉल होगा। यहाँ देख रहे हो कि बहुत ही हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जांपल्स हम देखेंगे तो इक्वेटर के सहारे जो है जो भी वर्षा होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, या कोई लैंड एरिया होगा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ भी अगर मॉइस्चर मिल जाएगा, वहाँ पर अगर कोई वर्षा हो रही है तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गए। तो सबसे अच्छा अगर हम उदाहरण हम इसके देखते हैं तो इक्वेटर के पास जो वर्षा होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पर सन रेज वर्टिकल होती है, पूरे वर्ष लंबवत पड़ती है और सुबह से ये प्रोसेस जब सनराइज हो जाता है तो प्रोसेस बनना शुरू होता है। लेकिन एयर के सिर्फ गर्म होने से ही वर्षा नहीं हो जाती, क्योंकि गर्म होने के बाद उसके साथ मॉइस्चर के साथ वो कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर जाती है। ये सारा प्रोसेस होने में, बादल बनने में, ये क्रिया होने में तो दोपहर 12 बज जाते हैं। 12 से 2 बजे के बाद जो है 2 बजे के बाद जो है इसमें वर्षा प्रारंभ होती है। और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है ये अल्पकालिक थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन इसमें हैवी रेनफॉल होगा और इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पाया जाता है। जहाँ जहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा तो वर्षा तो होगी, लेकिन थंडरिंग विथ थंडरिंग मतलब गड़गड़ाहट, लाइटिंग, बिजली की चमक के साथ जो है वर्षा होगी। हैवी रेनफॉल होगा लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए अल्पकालिक वर्षा होगी। अब ये रीजन आप देख रहे होंगे तो इस सारे के सारे रीजन जो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है तो इस सारे रीजन पे कैसी वर्षा होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरोग्राफी रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा की। पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि यहाँ पर कुछ ये कोई माउंटेन है, अब यहाँ से जो एयर आ रही है इसके साथ क्या है कि मॉइस्चर वाली एयर है, बहुत सारा मॉइस्चर है। मॉइस्चर के साथ ये एयर माउंटेन के पास आती है और उससे टकराने के बाद इस माउंटेन के सहारे धीरे धीरे एयर जो है राइज करती है। जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एयर सैचुरेट हो जाएगी, फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड बनेगी, फिर वर्षा होगी। वर्षा जो है इसका ये माउंटेन का ये जो रीजन है इसे बोलते हैं विंडवार्ड, पवनाभिमुखी एरिया विंडवार्ड। इस रीजन में खूब वर्षा होगी।
अब जब यहाँ पर ऊंचाई पे जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई जाएगी, जब ठंडी होकर जितने ज़्यादा ऊंचाई जाएगी उतनी ज़्यादा रेनफॉल कराएगी, वर्षा कराएगी। इस रीजन में मतलब विंड वार्ड के रीजन में वर्षा खूब कराएगी। और इसके बाद जब एयर ऊंचाई पे जब ठंडी हो जाएगी, ठंडी और होकर ज़्यादा ये जब बैठने लगेगी, तो जब ये बैठेगी तो इसके इस तरफ जो है जब ये बैठना यहाँ पर शुरू करेगी, तो यहाँ पर ये बैठना शुरू करेगी, तो यहाँ पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस से ये एयर जो है हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है। जो ठंडी एयर थी अब वो गर्म होगी, गर्म होके ये भी जो है थोड़ा ऊपर उठेगी। लेकिन अब इसके साथ क्या है, गर्म तो हो रही है, ऊपर उठने का भी प्रयास करेगा, लेकिन वो एयर कैसी है, ड्राई है, शुष्क है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है। तो मॉइस्चर ना होने की वजह से बहुत ही कम रेनफॉल इस रीजन में, मतलब विंड वार्ड में खूब वर्षा होगी। ये रीजन है ली वार्ड, इसे बोलते हैं ली वार्ड, पौना विमुखी। तो जो ली वार्ड रीजन है इसमें वर्षा कम होगी, तो इसे बोलेंगे रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन, ठीक, वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर वर्षा कम होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में ये आप देखोगे कि आप ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, और वेस्टर्न घाट के इस रीजन में महाबलेश्वर विंड वार्ड के रीजन में है, और पुणे जो है ली वार्ड के रीजन में है। तो दोनों की बीच की दूरी बहुत कम है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन दोनों रेनफॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो महाबलेश्वर में लगभग 600 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जबकि पुणे में 70 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल होता है। तो मतलब दोनों लगभग पास पास होने के बावजूद भी सिर्फ ये जो है महाबलेश्वर जो है ये विंड वार्ड में है, अर्थात इस रीजन में है, और पुणे जो है ली वार्ड में है। इसी वजह से पुणे में कम वर्षा, महाबलेश्वर में अधिक वर्षा होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अब साइक्लोनिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवाती वर्षा क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा, कि जब विशेष तौर से साइक्लोनिक, ट्रॉपिकल साइक्लोन और या टेम्परेट साइक्लोन, इन दोनों में रेनफॉल होगी, दोनों में वर्षा होती है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से वर्षा होती है वो वहाँ कोस्टल एरिया पर ही ज़्यादा होगी या ओशन में ज़्यादा होती है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन में या टेम्परेट साइक्लोन से वर्षा होती है उसे फ्रंटियल रेनफॉल भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट के सहारे वर्षा होगी। अब फ्रंट के सहारे जो वर्षा होगी उसमें जो वार्म एयर होगी, जो मॉइस्चर वाली और वार्म एयर है, वो अपलिफ्टमेंट होगी। अपलिफ्टमेंट होने की वजह से ऊंचाई पर जाकर ठंडी और भारी होकर, जब ठंडी होने लगी, जैसे जैसे वो ठंडी हो जाएगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी। फिर उसके बाद वही एयर सेचुरेट हो जाएगी, कंडेंसेशन और क्लाउड बनेंगे, फिर वहाँ पर वर्षा होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो वार्म एयर है, आप देख रहे होंगे कि ये वार्म एयर जो है अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर उठ रही है। यहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है। अब ये जो है इसको कोल्ड फ्रंट जो है इसे पुश कर रहा है, तो ये वार्म एयर जब ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद ये जो है ऊंचाई पर जाएगी, ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बढ़ने के बाद जो है फिर वही एयर सेचुरेट हो जाएगी, कंडेंसेशन, फिर रेनफॉल होगा। तो इसे हम बोलेंगे फ्रंटियल रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक वर्षा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस रीजन में ये जो वर्षा हो रही, फ्रंटियल रेनफॉल हो रहा है किस रीजन में। तो अगर हम रीजन की बात करें तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, जो पहले ही हम लोग ने बात की थी, तो ये टेम्परेट जो साइक्लोन का रीजन है, ये वाला रीजन है। इस रीजन में इससे टेम्परेट साइक्लोन से ज़्यादा वर्षा होगी, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से वर्षा होगी वो इस रीजन में होगी। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है, अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रेनफॉल को इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहले तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी। देखो, जब हम इक्वेटर से पोल की बात अगर करते हैं तो इक्वेटर पर पूरे वर्ष जो है वर्टिकल सनरेज होती है, सूर्य किरणें लंबवत होती हैं। इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, एयर जो है कन्वेक्शनल करंट के रूप में होती है, मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। और जबकि पोलर एरिया पे सनरेज जो है
इंक्लाइन होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट और साथ में जो एयर है जो है उसमें मॉइस्चर भी कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। दूसरी जो है डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर हम समुद्र से दूरी जो क्षेत्र जो है कोस्टल एरिया पे, तटीय क्षेत्र में पे है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। जो तट से दूर हैं वहाँ पर वर्षा कम होगी। जैसे कोस्टल एरिया है, कोई भी कॉन्टिनेंट का कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया पे जहाँ पर ट्रेड विंड चल रही है, उस ट्रेड विंड वाले रीजन में अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न पार्ट पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, वेस्टर्न पार्ट ड्राई रहता है। और वेस्टर्नलीज विंड के अगर हम बात करते हैं पश्चिमा पौने के, तो उसके वेस्टर्न पार्ट पर वर्षा ज़्यादा होगी और ईस्टर्न पार्ट ड्राई रहता है। जो तट से जितना दूर होगा उसे मॉइस्चर उतना कम मिलेगा और वहाँ पर उतना ही कम वर्षा होगी। जो तट के पास होगी वहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा रेनफॉल होगा। उसके बाद जो है परमानेंट विंड। अब ये जो परमानेंट विंड है ये भी कुछ इसी को फॉलो करते हैं। जब हम ट्रेड विंड की बात करते हैं तो ट्रेड विंड के सहारे जो है ज़्यादा वर्षा होगी किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर। और हम जब वेस्टर्नलीज विंड की अगर बात करते हैं तो वेस्टर्नलीज विंड से भी वर्षा होगी, लेकिन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर, यहाँ पर पहले वाले से ईस्टर्न पार्ट पर, दूसरे वाले से वेस्टर्न पार्ट पर वर्षा होगी। अब सरफेस, सतह की बात है। हाँ, सतह पर निर्भर करते हैं कि अगर कोई सतह जो है विंड वार्ड की तरफ है, मतलब पौना भिमुखी तरफ है, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। और कोई लीवार्ड की तरफ है, वहाँ पर वर्षा कम होगी। जैसे महाबलेश्वर और पुणे की बात किया, ओशन करंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो जैसे कि एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है, जो जलधारा वार्म होगी, जहाँ जहाँ पर ओशन करंट होगी, जिन रीजन में वार्म ओशन करंट होगी वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। जिन रीजन में कोल्ड ओशन करंट होगी वहाँ पर वर्षा कम होगी। एग्जाम्पल जो जहाँ जहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं वहाँ पर अगर हम देख लेंगे कि हॉट डेजर्ट जो पाया जा रहा है किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे पाए जा रहे हैं, वहाँ पर वर्षा कम हो रही है क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट है। जबकि ईस्टर्न साइड पर वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ पर वार्म करंट है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि यूरोप की अगर हम बात करें तो उसके वेस्टर्न साइड पर वर्षा होती है क्योंकि एक गल्फ स्ट्रीम की जो ओशन करंट है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ की एयर जो है वार्म हो जाती है। जहाँ पर ओशन करंट है वहाँ पर वर्षा कम हो रही है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पर जिन देश में वनस्पति ज़्यादा है वहाँ पर जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है। जिन देश में वनस्पति कम है या जिस क्षेत्र में वनस्पति ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल। जिस क्षेत्र या जिस देश में वेजिटेशन कम है, वनस्पति कम है, वहाँ पर कम रेनफॉल होगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे मतलब जो रेनफॉल है इसका वर्ल्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सभी स्थान पर मतलब इक्वल नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइक्लोनिक बेल्ट है, चाहे इक्वेटर के 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, या जहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन वाला रीजन है, अर्थात जो लो प्रेशर बेल्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। तो इसलिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन में जाएंगे तो हाई रेनफॉल, फिर लो रेनफॉल, फिर हाई रेनफॉल, फिर पोलर की तरफ लो रेनफॉल। तो इस तरह से हमारा रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके साथ जो है आज हमारा प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक समाप्त होता है। और जब हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।